गार्जियंस के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि गार्जियन क्या है। किसी भी फैमिली में, चाहे कोई भी परिवार हो, स्कूल भी एक परिवार है और घर पे भी सबके परिवार होते हैं। और जब तक किसी परिवार का कोई गार्जियन नहीं होता है, उस परिवार में शांति नहीं होती है, उस परिवार में तरक्की नहीं होती है, उस परिवार में कोई अच्छाई नहीं नजर आती है, चाहे कोई भी। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के गार्जियन वक्त से पहले दुनिया से जा चुके होते हैं तो वो परिवार बिखर जाता है कि नहीं, सबको मालूम है ये। ठीक उसी तरह से बच्चों का गार्जियन, अगर बच्चों को उनके गार्जियन का कोई साया मयसर न हो, बच्चों को कोई डायरेक्शन उसके गार्जियन की तरफ से ना मिले, सिर्फ पैसा देना या फिर बच्चे को स्कूल पहुंचा देना, बाकी तमाम चीजों से आप आजाद हो गए और बच्चों को स्कूल भेज दिए, ये नहीं है। आपके बच्चे अगर स्कूल आते हैं, स्कूल वक्त पर आते नहीं आते, स्कूल में आने के बाद जो बचे टाइम है उसमें आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। आपका बच्चा जब बैग लेकर वापस घर जाता है, क्या आपके बच्चे घर पे पढ़ने बैठते हैं? इसका ख्याल कौन करेगा? टीचर तो आपका 4 घंटा पढ़ाएगा, 8 से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद कौन है उसका मालिक? माँ है, बाप है। बाप बहुत बिजी होते हैं, लेकिन माँ, और माँ को हम लोग मजहबी एतबार से जानते हैं कि माँ पहला मकतब है। यानी माँ अगर बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे तो वो बच्चा अच्छा फूलेगा फलेगा। अगर माँ उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है तो वो बच्चा कभी भी सही नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि माँ एकदम से पीएचडी की हुई हो, ग्रेजुएट हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन माँ की पढ़ी लिखी होना जरूरी है। माँ को ये समझना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरे जो औलाद है, वो उसका जो दिमाग होता है पैदाइश के वक्त एक सफेद कागज के मानिंद होता है। किसके मानिंद? सफेद कागज। और उस कागज में उसकी माँ या उसके गार्जियन जैसा रंग भरेंगे, वो बच्चा, उस बच्चे के अंदर उसका दिमाग उसी रंग का होगा। अगर उस बच्चे को आपने बचपन से पढ़ाने लिखाने या अच्छी बातें सीखने सिखाने में मशहूर रखा तो आपका बच्चा उसी तरह का बनेगा। अगर आपने उस बच्चे को बचपन से ही मोबाइल पकड़ा दिया या उनके बीच दुनिया की तमाम ऐसे आसाइश के तमाम सामान दे दिए तो वो बच्चा फिर जब बढ़ेगा, जितना बढ़ता जाएगा उसके अंदर उसी चीज की दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि मान लिया ये सादा कागज है, मान लेते हैं, इस पर अगर हम रेड पेन से लिखेंगे तो ये हमेशा तो रेड ही दिखेगा ना। इस पे अगर ब्लैक पेन से हम लिखेंगे, ब्लैक दिखेगा। उस पर व्हाइट रंग भरेंगे, व्हाइट दिखेगा। और इस पर अगर हम कोई अच्छी चीज लिखेंगे तो पढ़ने वाला इसे अच्छी पढ़ेगा, अगर उस पर कोई गलत चीज लिखेंगे तो पढ़ने वाले को गलत ही नजर आएगा। ठीक उसी तरह से आपका बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल के असातिज़ा तक जिम्मेदारी नहीं है कि आपके बच्चे को कितने पढ़ाए। ये जिम्मेदारी माँ पे आयद होती है, ये जिम्मेदारी बाप पे आयद होती है, ये जिम्मेदारी घर के जो गार्जियन है, बड़े भाई भी हो सकते हैं, उस पर आयद होती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्या वजह है आज हम लोग क्या हुआ? मादा परस्ती, मटेरियलिस्टिक जमाना है, ये पैसे के पीछे भागने वाला जमाना आया है। बाप को फुर्सत नहीं कि मेरा बेटा किस हाल में है, माँ को फुर्सत नहीं, उनको पैसे, बिल्डिंग कैसे बनेंगे, गाड़ियां कैसे आएंगी, इमारतें कैसे खड़ी होंगी। और जब इस तरह की चीजों में गार्जियन बिजी हो जाते हैं तो उनके बच्चे एहसास महरूमी का शिकार हो जाता है। उसके बच्चे को यह लगता है कि मेरे ऊपर किसी का साया नहीं है, सिर्फ मुझे स्कूल जाना है, आना है और कुछ नहीं। बीच में माँ बाप का जो एक मोहब्बताना रवैया होना चाहिए, एक जिम्मेदाराना जो उसके रवैया होने चाहिए थे, वो सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि बाप दौलत के पीछे, माँ कहीं और दूसरी जिम्मेदारी में बिजी है। तो बच्चे को कौन देखेगा? बच्चा तो स्कूल आता है, गाड़ी जाती है आपके घर पे, बच्चे स्कूल आ जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को आने जाने के अलावा किसी चीज का एहसास नहीं होता है। उसको लगता है कि हमारे ऊपर किसी चीज का साया नहीं है, हमारे ऊपर गार्जियन का साया नहीं है। जब एहसास महरूमी का शिकार होता है तब वो बच्चा फिर कमजोर हो जाता है।
वो बच्चा दिमागी एतबार से सोचता है कि मैं कमजोर हूं, मुझसे और कुछ नहीं हो सकता। फिर उस बच्चे का आखिरकार रिजल्ट ऐसा होता है कि वो आगे जाने के बाद जिस मकसद से वो आगे बढ़ना चाहता था वो मकसद टूट जाता है और फिर वहीं पे आ जाता है जहां से वो उठा था। तो मुझे लगता है कि इस वक्त गार्जियन को चाहिए, आज हम लोग कहते हैं फला का बेटा डॉक्टर बन गया, आपके पड़ोस में ही एक डॉक्टर अभी मेडिकल पास किया है, बहुत लड़के हैं इंजीनियर बनकर के जॉब कर रहे हैं, बहुत लोग हैं टीचर बनकर जॉब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फला का बेटा कैसे पढ़ लिए? आपने कभी गौर किया कि पिछले 15-20 साल तक उसके पीछे उनके गार्जियन का क्या रोल रहा है? अपने बदन में एक पुराना कपड़ा लिपट लिया है, लेकिन अपने बच्चे की फीस वक्त पे जमा किया है, और वक्त पे जब जमा करता है फीस तो उसके बच्चे को कोई टेंशन नहीं होता है, स्कूल से कोई प्रेशर नहीं होता है, और फिर वो पढ़ाई में ध्यान देता है। एक वक्त का वो खाना कम लेता है, लेकिन अपने बच्चे के पीछे वक्त देता है। और मैं आपको कह रहा हूं कि 15 साल तक आपको इसका नतीजा नजर नहीं आएगा। आप जब नर्सरी में एडमिशन करवाते हैं, नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक जो 15 साल 16 साल का वक्फा होता है, आप कहिएगा कि मैंने 5,000 खर्चा किया और इस 5,000 के बदले 6,000 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 15 साल 20 साल तक आपको सिर्फ सोचना पड़ेगा कि मैं जो पैसा खर्च करता हूं तो इसका कोई नतीजा नहीं है, आप खर्च करते जाइए। जब आपका बेटा पढ़ लेगा 15-16 साल, उसके बाद वो नौकरी के लिए या उनके अंदर जो सलाहियत डेवलप होगा उसके हिसाब से अगर उनको जॉब मिल जाएगी तब फिर कमाना स्टार्ट करें। हम ही लोग हिम्मत इसी वजह से हार जाते हैं कि भाई हमने तो पैसा दिया, 10 साल से पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमको मिलता क्या? यही सबसे बड़ी कमजोरी है, ये एहसास कमतरी है कि हमने इस तरह की सोच को डेवलप किया है। 15 साल तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने बच्चों के पीछे खर्च करिए। एक वक्त में आप अगर 1 किलो मछली लेते हैं, कितना कीमत है? 200 रुपए से ज्यादा है। एक वक्त का वो मछली 200 रुपए से ज्यादा आप खर्च करते हैं। महीने में अगर कम से कम खाता है तो 7 दिन तो जरूर मछली खाते होंगे। 1500 रुपए मछली में आप खर्च करते हैं, लेकिन 250-300 रुपए देने में आप अखर जाते हैं कि मेरा बेटा के पीछे मैं ये 250 रुपए क्यों देता हूं? कुछ तो जानता ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, कुछ कमाई नहीं, लेकिन नहीं, ये आपको इस सोच को बदलना पड़ेगा। 15 साल तक सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा बेटा कमा के देगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, किसी को भी पढ़ाइए। आज आप देख रहे बेटियों का रिश्ता नहीं हो रहा है सही जगह पे। क्यों नहीं हो रहा है भाई? आपने उसको सिर्फ और सिर्फ घर के काम के लिए चुना है। आपने कहा मेरी बेटी खाना बनाएगी, मेरी बेटी पोछा लगाएगी, मेरी बेटी खेतों में काम करेगी, मेरी बेटी स्कूल नहीं जाएगी। आज जब आपकी बेटी का रिश्ता आता है तो कहता है मुझे दहेज में क्या चाहिए? 4 व्हीलर चाहिए। इतना सोना चाहिए, इतने चांदी क्यों? क्योंकि जो कोई एक रोजगार वाला लड़का आता है तो वो आपकी बेटी को देखता है, आपकी बेटी तो कुछ बड़ी ही नहीं है, आपकी बेटी के अंदर कोई सलाहियत नहीं है। नौज़बिल्लाह, खुदा ना खास्ता अगर आपको बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, वो अपने आप पर शादी को भी बोझ समझता है कि मुझे इसको पालना पड़ेगा, 20 साल 30 साल 50 साल पालना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए मुझे पैसे पहले ही ऐंठने होंगे। तो वो कार की शक्ल में, सोने चांदी की शक्ल में, दहेज की शक्ल में पैसे मांगते हैं। ये बुराई सरेआम हो रही है और इसके पीछे वजह यही है कि आपने बेटियों को कमजोर करके रखा, उसको पढ़ने का मौका नहीं दिया। अगर वो भी जॉब में जाएंगी, वो भी पढ़ेंगी, वो भी अच्छा काम करेंगी, तो उसको अपने पैर पे जब वो खुद खड़ी हो जाएगी तो उसको दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि जो पैसे आप दहेज में खर्च करना चाहते हैं, जो पैसे आप लोग सोचते हैं या हम लोग सोचते हैं कि दहेज में देंगे, अगर वो पैसे उसकी शादी से पहले उसकी जिंदगी में पढ़ाने लिखाने में खर्च कर दिए तो आपको न दहेज देने की जरूरत पड़ेगी, न आपको लड़के खोजने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि अच्छे से अच्छे लड़के आएंगे और रिश्ता करेंगे। ये हकीकत है, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस आपसे बात कर रहा हूं कि इस तरह की चीजें हो रही है। इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, वो है तालीम, एजुकेशन। आप एजुकेशन दे दीजिए, 4 बच्चों को पढ़ा के भी आपकी बेटी खा सकती है, आपके बेटे खा सकते हैं। जब उसके अंदर एजुकेशन होगा तभी ना, जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। बड़े बड़े लोगों को, अल्लामा इकबाल को देखिए, आपको मैं एक वाकया सुना करके वापस अपनी जगह बोलने को बहुत चीजें हैं, पूरा दिन खत्म हो सकता है।
लेकिन मैं एक वाकया सुना करके वापस, उस वक्त भीमराव अंबेडकर ने कानून लिखा, तब 1947 के बाद जब वो कानून लिखा था, उस वक्त 1900 आजादी के बाद, उससे पहले जब वो पढ़ाई कर रहे थे, वो अनफॉर्चुनेटली वो क्या था, बदकिस्मती से समझिए कि वो एक हरिजन जाति से बिलोंग करता था। कौन से जाति से? हरिजन। जब वो स्कूल लाइफ में जाता था अपना स्कूल, तब उसको गेट से मारा जाता था। वो अगर स्कूल टाइम पे भी आता था, फर्स्ट बेंच पे बैठने की जगह उसको पीछे बिठाया जाता था। वजह क्या? कि वो महार जाति के थे, हरिजन जाति के थे। उसको पानी गिलास में पीने नहीं दिया जाता था, बेवजह मारता था। ताकि मारता इसलिए था कि वो ये सब जुल्म और सितम के बाद पढ़ाई छोड़ देगा, वो पढ़ेगा नहीं। वो पीछे बैठ के ही सही एजुकेशन लिया, तालीम लिया, और वक्त ऐसा आया कि भारत की सबसे बड़ी किताब अगर है वो तो भारत का संविधान है, और उस किताब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने कलम से लिखा। और आज पूरे देश को चाहे वो किसी भी जाति के हो, भीमराव अंबेडकर के उस लिखे हुए कानून को मानना पड़ता है। जिसने संविधान का खिलाफ किया उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो वो ताकत है जिसको बेंच पे बैठने नहीं दिया जाता था, आज पूरा मुल्क उसके लिखे हुए कानून को मानता है। ये कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से हुआ, ये तालीम की वजह से हुआ। तालीम नहीं तो कुछ भी। और इसमें सबसे बड़ा रोल गार्जियन का होता है। जब तक गार्जियन नहीं समझेंगे तब तक उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते। मैट्रिक इंटर करना बड़ी आम बात है, लोग स्कूल न जाके भी इंटर पास हो जाता है। ऐसी तालीम नहीं, बल्कि वो तालीम दीजिए जिससे वो अपने आप को मजबूत कर सके। जब अपने आप को मजबूत करेगा तो हक और नाहक के खिलाफ बोल पाएगा, इंसाफ के लिए लड़ पाएगा, अपने माँ बाप और रिश्तेदारों, अपने बड़े बुजुर्गों के उसके इज्जत और एहतराम कर पाएंगे, अपने समाज के विरासत को संभाल पाएंगे। अगर आपने ऐसा तालीम दिया जिससे उनकी जुबान में आवाज न आए, जिससे सच को सच न बोल पाए, जिससे झूठ को झूठ न बोल पाए, गलत को गलत न बोल पाए, तो ऐसी तालीम भी फिर बेकार तालीम है। ऐसी तालीम से फायदा नहीं हो सकता। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, खास करके औरतें जो बैठी हुई है, माएँ बहनें जो बैठी हुई हैं, उनसे कहूंगा कि आप अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहिए। आपके हाथ में सब है। एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो एक खानदान पढ़ी लिखी होती है, और जब एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक फर्द पढ़ता है। जब आपकी बेटी पढ़ेगी तो कहीं भी जाएगी तो पूरे खानदान में पढ़ाई लिखाई का एक चिराग रोशन कर सकती है। लेकिन एक बेटा अगर पढ़ता है तो सिर्फ एक अपने लिए पढ़ता है। इसलिए कहा जाता है कि औरतों का बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी को बनाने के लिए। इसलिए आप पढ़िए, खुद बच्चों को पढ़ाइए। आपने जो वक्त गुजार दिया, अब अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाइए, ताकि जब आप इंतकाल कर जाएंगे, सबको मरना है, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, सबको मरना है। जब आप मर जाएंगे, जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो आपके नाम पर अच्छा काम कौन करेगा? वो करेगा जो जानता होगा, जो पढ़ेगा, जो माँ बाप की इज्जत, उनके मकाम को पहचानता होगा। और उसके मकाम की पहचान तब होगी जब आपके बच्चों के सीने मुबारक में तालीम का रोशन दिया हो। जब तक उनके दुनिया में, उनके पूरे दिमाग में तालीम नहीं होगा, तब तक वो आपके मकाम को भी नहीं पहचान सकता। आजकल देख रहे हैं कि गार्जियन को कुछ नहीं समझता बच्चा। बाप डरता है बेटा से, माँ डरती है बेटी से। वजह क्या है? ये वजह सिर्फ यही है कि हमने गार्जियनशिप को कैसे नहीं निभाया, हमने उनकी तरबियत कैसे नहीं करी है। जब तक उनकी तरबियत नहीं होगी तब तक सही नहीं हो सकता। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर लास्ट में मुबारकबाद देता हूँ भाई अजमल साहब को, कलाम पब्लिक स्कूल में आए तमाम मेहमानान को और इन तमाम बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मैं दुआ भी करता हूँ और करूंगा। भाई अजमल साहब और उनकी पूरी टीम के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा है। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग मेहनत से चलाइए। इदारा किसी भी इलाके की मिल्कियत होती है, इदारे से इलाके की पहचान होती है, इदारे से आपके समाज के डेवलपमेंट के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए इदारा अगर कायम हुआ है तो इसकी अहमियत को समझिए, इसको मिटने मत दीजिए। ये इदारा ही आपके समाज की, आपके जिले की और आपके पूरे सोसाइटी का नाम को रोशन कर सकता है। इसके नाम से बहुत कुछ हो सकता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बोलने में कोई गलती गुस्ताखी हुई हो तो माफ कीजिएगा। मैं आपके ही घर का बेटा हूँ, मेरा घर मंसूरा गांव है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 5 साल पढ़ा, फिर अभी मैं जॉब में हूँ।
तालीम नाबालिगान मद सरकारी मदरसों में एक प्रोजेक्ट चल रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर तमाम बच्चों को मदरसे से जोड़ने की कोशिश हो रही है। मदरसे में कैसे बच्चे पढ़े, क्योंकि वो सरकारी इदारा है, सरकार उसमें पैसे देती है, तो उस इदारे का फायदा हम कैसे उठाएं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इदारों को आबाद कीजिए, इंशाअल्लाह पूरा सोसाइटी डेवलप करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।